आज हम टॉपिक शुरू करते हैं मानव कंकाल तंत्र या ह्यूमन स्केलेटन। इसमें मेनली पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार की हड्डियां होती हैं और कौन सी हड्डियों के बीच में कौन कौन से जॉइंट पाए जाते हैं। क्वेश्चन दो ही तरीके से फ्रेम होता है कि ये हड्डी कहाँ पाई जाती है और इस हड्डी में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, तो वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होती है, बच्चों में 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं जो वयस्क होने तक जुड़ जुड़ कर 206 ही रह जाती हैं। कुछ हड्डियाँ जुड़ती हैं, वही मैं बताऊँगा कौन कौन सी जुड़ती हैं। देखो, अब पहले समझते हैं कि 206 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं। करोटी, खोपड़ी या स्कल की जो हड्डियाँ हैं वो कुल मिला के 22 हड्डियाँ हैं। ठीक है, इसमें 14 फेशियल हड्डियाँ हैं, 8 क्रेनियम की हड्डियाँ हैं, 14 चेहरे की हड्डियाँ हैं, 8 सिर की हड्डियाँ हैं। एक हायोड हड्डी होती है जो थायराइड ग्लैंड के पास में पाई जाती है, गले में अलग से पाई जाती है। एकमात्र अस्थि है जो किसी दूसरी अस्थि के साथ नहीं जुड़ती है। दोनों कानों में 3-3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसलिए 6 हड्डियाँ कान में पाई जाती हैं। कशेरु की दंड में 26 हड्डियाँ होती हैं, 12 जोड़ी यानी 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। एक उरोस्ती जो पसली के आगे का भाग है, जो सीने में बिल्कुल सामने की जो हड्डी है वो उरोस्ती या स्टर्नम बोलते हैं। अंश मेखला जो कंधे की 2 हड्डियाँ होती हैं, तो 2 और 2 4 हो जाती हैं दोनों तरफ। श्रोणी मेखला जो कमर की जो हड्डियाँ हैं, एक एक हड्डी दोनों तरफ होती है, 3 हड्डियों के फ्यूजन से बनती है। और पाद अस्थियाँ यानी हाथ और पैर, हैंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों की मिला के 120 हड्डियाँ होती हैं। तो एक हाथ में या एक पैर में 30 हड्डियाँ होती है, तो 30 × 4, अब इनको जोड़ोगे आप तो 206 हड्डियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अब इससे संबंधित सबसे पहले तो 2 सिंपल क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो सबसे लंबी हड्डी है फीमर। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेपीज। फीमर जांग में पाई जाती है, थाइज, और स्टेपीज ये कान में पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है, कर्ण अस्थि है। ठीक है, कान में 3 हड्डी बताई थी, उनमें से स्टेपीज सबसे छोटी है, फीमर सबसे बड़ी अस्थि है। अब देखो, बार बार जब कान में बाहर कान का फ्लैप दिख रहा है, वो अस्थि नहीं, वो उपास्थि है। अस्थियां कान के अंदर होती हैं जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, साउंड की वाइब्रेशन को तेज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो एक बार समझ लो अस्थि और उपास्थि में क्या फर्क है। ठीक है, देखो, उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं इंग्लिश में, अस्थि को बोन बोलते हैं। अस्थि के मैंने अभी 206 उदाहरण आपको बता दिए। उपास्थि कहाँ पाई जाती है? जैसे कान का जो बाहर का हिस्सा जो दिख रहा है वो कान की उपास्थि है। जो पसलियों का अग्रभाग जो फूल सकता है, जिनमें मूवमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो क्या है? पसलियों का अग्रभाग भी एक उपास्थि है। बड़ी अस्थि जब एक दूसरे से जुड़ती हैं तो वो दोनों सॉलिड हैं, एक दूसरे से रगड़ खाएंगी। उससे बचने के लिए उनके ऊपर एक गद्दे की तरह मान लो एक उपास्थि को रखा जाता है। उपास्थि उन जोड़ों में मदद करती है, तो बड़ी अस्थियों के जोड़ों पर भी उपास्थि पाई जाती है। अस्थियां सामान्यतः ठोस होती हैं, उपास्थि नर्म होती हैं। अस्थियां कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं, उपास्थियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। अस्थियों में पाए जाने वाले प्रोटीन को ओसिन प्रोटीन बोलते हैं, और उपास्थियों में पाए जाने वाले प्रोटीन को कॉन्ड्रीन प्रोटीन बोलती हैं। ओसिन अस्थियों से संबंधित वर्ड होता है हमेशा, और कॉन्ड्रीन जब भी वर्ड आए तो आप उपास्थि से रिलेट करोगे। अस्थि में एक अस्थि मज्जा पाई जाती है, क्योंकि अस्थि अंदर से खोखली होती है थोड़ी। जैसे किसी भी बोन को आप अंदर से देखोगे तो उस बोन का जो शाफ्ट है, जो बीच वाला एरिया है, वो थोड़ा खोखला होता है, और इस एरिया को क्या बोलते हैं? बोन मैरो। इस बोन मैरो में ब्लड सेल का या रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि उपास्थि में कोई बोन मैरो या उपास्थि मैरो या उपास्थि मज्जा उपस्थित नहीं होती है। बोन मैरो जो उपास्थि हैं वो जनरली चपटी होती हैं, चपटे आकार की होती हैं, तो इनमें कोई भी बीच में ऐसा मैरो या कोई ऐसा बीच में हॉल जैसा स्ट्रक्चर, पाइप जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ये उपास्थि और अस्थि के बीच में अंतर है। जब मैं अस्थि बोलूंगा तो समझ लेना है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई ठोस अंग है, और उपास्थि कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ नर्म अंग है। सामान्यतः नर्म है, इतना नर्म भी नहीं है, लेकिन अस्थि के मुकाबले थोड़ा नर्म है। अब जो इस टेबल में देखी थी सभी प्रकार की अस्थियां, इन अस्थियों को एक एक करके पढ़ते हैं। इनमें और क्या क्या, इनमें जॉइंट कौन कौन से हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले लेते हैं स्कल की बोन। स्कल बोन या खोपड़ी की जो बोन है, करोटी की जो बोन है, वो स्कल बोन मैंने 22 प्रकार की स्कल बोन बताई थी, 22 स्कल बोन बताई थी। उनमें से 14
14 स्कल बोन तो फेशियल होती हैं या चेहरे की अस्थियाँ होती हैं, और 8 क्रेनियल होती हैं या कपाल अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, इन कपाल अस्थियों के बीच में फाइब्रस या रेशेदार अचल संधियाँ पाई जाती है। देखो कपाल की हड्डियाँ एक दूसरे से मूव नहीं कर सकती, इनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, जहाँ है वहीं पर जुड़ी हुई है, बिल्कुल चिपकी हुई है। और ऐसे चिपके हुए जॉइंटों को हम रेशेदार जोड़ या फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। रेशेदार जोड़ या अचल संधि फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। इनके बीच में कोई भी प्रकार का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इस स्कल बोन के नीचे गर्दन में एक अस्थि होती है जिसे हम हायोड अस्थि बोलते हैं, जिसको ऊपर टेबल में भी हमने अलग से पढ़ा था, हायोड अस्थि। यह एकमात्र अस्थि है जो किसी अन्य अस्थि से बिल्कुल भी नहीं जुड़ती है। यह अस्थि किसी भी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ती, बिल्कुल फ्री है। बाकी अस्थियां किसी और अस्थि से जरूर जुड़ी हुई होती हैं। स्कल बोन के बाद होती है कर्ण अस्थियां। कर्ण है तो खोपड़ी का ही भाग, कान खोपड़ी का ही भाग है, लेकिन उसको स्कल बोन में काउंट नहीं करते क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। ये 3 बोन स्कल की बोन से नहीं जुड़ी हुई होती है। और ये 3 बोन के नाम है मीलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज मैंने बताया था कि सबसे छोटी बोन है। याद करने का तरीका है MIS, मिस। और ये बाहर से अंदर की ओर इनका कर्म है। एक कान में 3 अस्थियां हैं तो दोनों कानों में मिलाकर 6 अस्थियां हो गई। कर्ण अस्थियां 6 होती हैं बाहर से अंदर की ओर, MIS, मीलियस, इनकस, स्टेपीज। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं कशेरुकी दंड। कशेरुकी दंड में बचपन में 33 हड्डियां होती हैं जो जुड़ के 26 हड्डियां हो जाती हैं। वयस्कों में कितनी होती है? तो वयस्कों में ग्रीवा में हड्डी होती है, एक सर्वाइकल वर्टिब्री होती है 7। थोरेसिक वर्टिब्री या वक्षीय कशेरुक होती हैं 12। लंबार या काट कशेरुक होती हैं 5। त्रिक या सैक्रल कशेरुक, देखो ये गर्दन के क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब गर्दन वाला जो हिस्सा है, जो पीछे की तरफ गर्दन का एरिया है, उसमें 7 सर्वाइकल कशेरुकी पाई जाती है, सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती है। 12 थोरेसिक, जिनमें से पसलियाँ ओरिजिनेट होती हैं या चेस्ट वाले रीजन में पाई जाती हैं। लंबार एब्डोमिनल वाले रीजन में पाई जाती है। सैक्रल पीठ वाले रीजन में पाई जाती है। और कॉक्सियल को हम अनुत्रिक बोलते हैं, या पूंछ वाला जो एरिया होता है, जैसे बंदरों में या ऐसे जानवर जिनमें पूंछ होती है, उनमें से कॉक्सियल में से आगे उपास्थि की एक पूंछ जनरेट होती है, अनुत्रिक भी बोलते हैं। सैक्रल भी एक होती है संख्या में, कॉक्सियल भी एक होती है। देखो सैक्रल 5 के फ्यूजन से एक बनती है और कॉक्सियल 4 के फ्यूजन से एक बनती है। तो बच्चों में 5 सैक्रल होती हैं और 4 कॉक्सियल होती हैं, जबकि वयस्कों में 1 सैक्रल और 1 की कॉक्सियल होती है। देखो अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो कुछ ऐसे होती हैं, ये एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक जुड़ी हुई होती है। और इन्हीं जोड़ों को एक दूसरे से जुड़े हुए जो जॉइंट हैं, उनके एक दूसरी हड्डियों के बीच में कार्टिलेज जॉइंट मिलता है। 2 हड्डियों के बीच में एक गद्देदार कार्टिलेज जैसी संरचना होती है, और इस जॉइंट को हिंदी में अपूर्ण जॉइंट भी कह देते हैं। अपूर्ण जॉइंट या कार्टिलेजनस जॉइंट, ये इनके बीच में पाया जाता है। और जब सर्वाइकल या ग्रीवा की कशेरुकी स्कल के साथ जुड़ती हैं, जब सर्वाइकल की कशेरु स्कल के साथ जुड़ेंगी तो गर्दन, हम कशेरुकी दंड के ऊपर गर्दन को हम इधर उधर हिला सकते हैं। तो इसी जॉइंट को हम बोलते हैं, इसी जॉइंट का नाम है धुराग्र या पाइवोट जॉइंट। फर्स्ट सर्वाइकल को एटलस बोलते हैं, सेकंड को एक्सिस बोलते हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जनरली नहीं पूछा जाएगा। इतना ही पूछा जाएगा कि धुराग्र या पाइवोट जॉइंट कौन सा होता है। तो ये स्कल और एटलस के बीच या ग्रीवा कशेरुकी और खोपड़ी के बीच जो जॉइंट होता है वो धुराग्र जॉइंट होता है। इसी को एलिप्सॉइड जॉइंट या धुराग्र जॉइंट बोलते हैं। धुराग्र जॉइंट नाम याद रखने से भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, एलिप्सॉइड जॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। जो साइंस बैकग्राउंड के लड़के हैं वो एलिप्सॉइड जॉइंट याद रखें। जनरल साइंस में एलिप्सॉइड जॉइंट नहीं पूछा जाता है। अब जो वक्षीय कशेरुकी है, इनसे जनरेट होती हैं पसलियां। इन 12 वक्षीय कशेरुकियों से 12 जोड़ी पसलियां निकलती हैं। और 12 जोड़ी पसलियों का मतलब हो गया 24 पसलियां, 12 दाईं तरफ 12 बाईं तरफ। कुछ इस प्रकार का एक केज या एक जाल बना लेती है कि आगे तो होती है स्टर्नम, ठीक है, उरास्ती, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आके इस तरीके से जुड़ती है ये। ठीक है, ये 7 होती हैं संख्या में शुरू की, फिर 3 आके इससे जुड़ती हैं और 2 हवा में ही रहती हैं। ठीक है, इस तरीके का एक जाल बना लेती है।
वक्षीय कशेरुक से निकलकर आगे उरोस्थि से ये जुड़ती है, और पीछे वाला भाग अस्थि का बना हुआ होता है, आगे वाला भाग उपास्थि का बना होता है। ये उपास्थि कौन से प्रकार की होती है? तो हाइलिन कार्टिलेज। कौन सी उपास्थि होती है? हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन उपास्थि। ठीक, इसकी वजह से चेस्ट को हम फुला पाते हैं। अस्थि कभी भी मोटी या कम ज्यादा नहीं हो सकती, अस्थि में मूवमेंट बहुत कम होगा, उपास्थि में थोड़ा बहुत मूवमेंट प्रेजेंट होता है। ये जो 12 जोड़ी उपास्थि हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है वास्तविक उपास्थियां, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकल के आगे स्टर्नम तक जुड़ रही हैं। ऐसी 7 जोड़ी उपास्थियों को वास्तविक वास्तविक पसलियां कहते हैं। दूसरी है कूट पसलियां, ऐसी पसलियां जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही है लेकिन आगे स्टर्नम से नहीं जुड़कर 7वें नंबर की पसली से जुड़ रही हैं, वो है 3 जोड़ी कूट पसलियां। और फ्लोटिंग या पल्वक रिब्स, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो निकल रही है लेकिन आगे स्टर्नम तक नहीं जुड़ रही है, वो 2 जोड़ी ऐसी जो आगे फ्री है। देखो ये जो आगे 2 जोड़ी फ्री है इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ये तैर रही हैं, प्लवक पसलियां हैं। अब रिब्स के बाद नंबर आता है दोनों श्रोणी मेखला और अंश मेखला का। श्रोणी मेखला बोलते हैं जो कमर की अस्थि होती है उसको, अंश मेखला बोलते हैं जो कंधे की अस्थियां होती है उनको। देखो इन अंश मेखला में एक तरफ 2 हड्डियां होती है, एक तरफ 2 हड्डियां से, दोनों कंधे 2 हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। तो जो आगे कॉलर के पास जो आपको गोल हड्डी नजर आती है उसको बोलते हैं क्लेविकल। ये कौन सी हड्डी है? ये है क्लेविकल। ठीक है, और जो कॉलर के पास हड्डी नजर आ रही है वो है क्लेविकल। और जो पीछे पीठ की तरफ एक त्रिभुजाकार हड्डी नजर आती है वो है स्केपुला। इस स्केपुला और क्लेविकल से ह्यूमरस या हाथ की हड्डी जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही श्रोणी मेखला में दोनों तरफ एक ही हड्डी, एक हड्डी होती है, लेकिन वह एक हड्डी बच्चों की 3 हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है, और उन 3 हड्डियों का नाम है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। और ये तीनों हड्डियां मिलकर वयस्कों में एक पेल्विक बोन का निर्माण करती हैं या श्रोणी अस्थि का निर्माण करती हैं। अगर इसको हम चित्र से समझें तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस जब तीनों एक दूसरे से मिलती हैं तो एक पेल्विक बोन, एक श्रोणी अस्थि का निर्माण होता है। इस श्रोणी अस्थि से फीमर या जांघ की हड्डी जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, ये जो जॉइंट है ह्यूमरस, ये कंधे का जो संधि और कमर की जो संधि है इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, जिसे मैं नीचे समझा दूंगा। ठीक है, तो अब समझते हैं हम दोनों हाथ और पैर की हड्डियां। हाथ और पैर दोनों में 30-30 हड्डियां उपस्थित होती हैं। 30, 2 हाथ, 30 एक पैर में तो 2 पैर, 30 गुणा 2, 60-60 हड्डियां उपस्थित होती हैं। जो बाह की जो हड्डी है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। उसके बाद में रेडियस और अल्ना। रेडियस अंगूठे की तरफ की जो हड्डी और अल्ना दूसरी तरफ अंगुलियों की तरफ की जो हड्डी है। ऐसे टीबिया और फेबुला। लेकिन आप पैर में देखोगे एक मैंने अलग से नाम लिख रखा है पटेला। पटेला घुटने की हड्डी को कहते हैं। कोहनी पे कोई हड्डी अलग से नहीं होती है, लेकिन घुटने पे एक कवर जैसी एक त्रिभुजाकार हड्डी होती है जो कवर की तरह काम करती है, जिसे सामान्य भाषा में पाड़ी बोल देते हैं। वो घुटने की हड्डी जिसको पटेला कहते हैं। तो ह्यूमरस संख्या में होती है 1, रेडियस अल्ना मिलाकर हो गई 2, फीमर भी 1 होती है, टीबियो फेबुला मिलाकर हो गई 2, पटेला 1 होती है। एक पैर की बात कर रहे हैं, एक हाथ की बात कर रहे हैं। कलाई की अस्थियों को बोलते हैं कार्पल। कलाई को कार्पल और टकने को टार्सल। टी से टकना, टी से टार्सल। तो टार्सल में होती है 7, लेकिन कार्पल होती है 8, क्योंकि टार्सल की एक हड्डी पटेला में चली गई, ऐसे समझ सकते हो आप। जबकि कार्पल में 8 हड्डियां होती है। मेटाटार्सल यानी मेटाकार्पल यानी तो हथेली की हड्डियां, और मेटाटार्सल यानी पैर के पंजे की हथेलियां। तो हथेली में होती हैं 5 अस्थियां और मेटाटार्सल में भी 5 अस्थियां होती हैं। फैलेंजेंस यानी अंगूठे और अंगुलियों की जो अस्थियां होती हैं ये 14 होती हैं। चेहरे में भी 14 हड्डियां होती हैं और अंगुलियों की जो फैलेंजेंस होती हैं वो भी 14 होती हैं। तो अगर इनको जोड़ोगे तो 14 और 5 19, 19 और 8 27, 2 29 और 1 30। एक हाथ में 30, दोनों हाथों में 60। एक पैर में 30, दोनों हाथों में 60।
हाथ और पैर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है जॉइंट। इसमें हमेशा जॉइंट के बारे में ही ज्यादा पूछा जाता है। तो कंधे और कमर पे जो जॉइंट होती है, जो ह्यूमरस जब अंश मेखला से जुड़ती है या फीमर जब श्रोणि मेखला से जुड़ती है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खल्ली का संधि। बॉल एंड सॉकेट का मतलब है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो बॉल की तरह बिहेव करता है, कि ऐसे एक सॉकेट देता है, उसको सॉकेट की तरह बिहेव करता है, गोल संरचना देता है। और ह्यूमरस या अल्ना का जो भाग है वो बॉल की तरह मूव करता है। तो ये इधर भी मूव कर सकती है और इधर भी मूव कर सकती है, ठीक है। इसी वजह से इसको बॉल, पूरा मूवमेंट होने के कारण इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। तो कंधे की संधि और कमर की संधि दोनों को ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। दूसरा है हिंज जॉइंट या कब्जा संधि। जैसे गेट एक तरफ खुलते हैं, वैसे एक ही तरफ खुलने वाले को हिंज जॉइंट या कब्जा संधि कहते हैं। जैसे कौनी सिर्फ आगे की तरफ ही मुड़ सकती है, पीछे नहीं मुड़ती। घुटना सिर्फ पीछे मुड़ सकता है, आगे की तरफ नहीं मुड़ सकता। तो कौनी की संधि या घुटने की संधि, इनको हम बोलते हैं कब्जा संधि या हिंज जॉइंट। एक और जॉइंट होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, या जिसमें फिसलते हैं, जिसमें अस्थियां एक दूसरे के ऊपर फिसलन करती हैं। जैसे हथेली की अस्थियां, जैसे हथेली को हम मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, मतलब, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ फिसल रही है। हथेली को हम मुट्ठी बना लेंगे तो थोड़ी सी फिसलेंगी, हथेली को चौड़ा करेंगे तो अस्थियां एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगी। तो हथेली की अस्थियां और कलाई की अस्थियों के मध्य जो जॉइंट होता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। एक बॉल एंड सॉकेट का स्पेशल टाइप होता है सैडल जॉइंट, जो अंगूठे और हथेलियों के बीच पाया जाता है। इसे सैडल जॉइंट बोलते हैं, या थंब में पाया जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सैडल जॉइंट कहाँ उपस्थित होता है, तो ये अंगूठे और हथेली के बीच उपस्थित होता है, ठीक है। आज की क्लास इतनी